to the Prime Minister of India, my friend, the great Narendra Modi. Thousands of supporters packed out a sold-out Spark Arena to welcome Prime Minister Narendra Modi. बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा। Thousands of people have arrived at Auckland Spark Arena to get a glimpse of Narendra Modi, the Indian Prime Minister, ahead of his visit today. ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं। कब तक आखिर हम लोग बाहर के मुल्कों में जाएंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। हमें यही कहते हैं कि भिखारी आ गए मांगने के लिए, यहाँ हम लोग दुबई पहुंचते हैं, यहाँ सऊदीया पहुंचते हैं। ये बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन हम लोगों ने रखी हुई है, चाहे दुबई जाए चाहे सऊदीया जाए, मांगना इस कंपल्सरी हो। Christopher Luxon promised this would be a historic visit, and that has proven to be true, with crowds lining the streets to welcome one of the most powerful people in the world. सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। पाकिस्तान शदीद खतरात में घिरा हुआ है। मैं बताता चला रहा हूं कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, इसकी सालमियत खतरे में है। Chants from the Indian diaspora echoed across central Auckland. Thousands lined the streets for a glimpse of one of the world's most powerful leaders. जो भारत का है, हमारा भी वही डीएनए। सर, हमारा डीएनए वही है ना जो हिंदुस्तान का डीएनए, हम वहीं से तो आए थे। New Zealand and India have agreed to forge closer ties. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय दौरे के आखिरी चरण में ऑकलैंड में आयोजित कम्युनिटी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल थे। भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे, पूरा हाल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, आज 40 साल के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड सरकार के सभी साथियों और लेबर पार्टी के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करूंगा। यह दिखाता है कि भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को कितना बड़ा समर्थन है। क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं और न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छे मित्र भी हैं। Thousands of supporters packed out a sold-out Spark Arena to welcome Prime Minister Narendra Modi. It was a vibrant showcase of Indian culture, but as Carlos Norton reports, not everyone has rolled out the red carpet. Chants from the Indian diaspora echoed across central Auckland. Thousands lined the streets for a glimpse of one of the world's most powerful leaders. I'm here to proudly supporting Narendra Modi. While much of the day was spent behind closed doors with government and business leaders, there was one event catered for the public. Modi, Modi. A sold-out rally at Spark Arena, drawing in more than 10,000 supporters. Are you celebrating here today? Yes, we are very proud of Modi. Modi did a very good job and proud to be an Indian, proud to be a New Zealander. Modi's way! Modi's way! A show of support for the first visit by an Indian Prime Minister in 4 decades. Thousands of people have arrived at Auckland Spark Arena to get a glimpse of Narendra Modi, the Indian Prime Minister, ahead of his हो visit सकता है today. वो कहें कि आए डीएनए वाले डीएनए भाई मिले बैठे हैं खाना नहीं नहीं सर, मेरा ख्याल है वो इतनी जल्दी इतने अच्छे रिलेशंस तो नहीं हो सकते। और डीएनए की क्या बात है सर, डीएनए तो हमारा भी वही है जो भारत का है, हमारा भी वही डीएनए। सर, हमारा डीएनए वही है ना जो हिंदुस्तान का डीएनए, हम वहीं से तो आए थे और वहीं तो थे, पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान ही तो था। और फिर हमने पार्टीशन करके पाकिस्तान बना दिया, तो डीएनए तो हमारा भी वही है, हम माने या ना माने वो एक अलग बात है। वो हमारे लोग कहीं कहते हैं जी हम तो वहाँ सऊदी अरब से आए हैं। तो सर, डीएनए की बात नहीं है, अगर डीएनए उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर ना भी कहा होता तब भी अफगानिस्तान के लोग और भारत के लोग साथ बैठ के चाय पीते हुए नजर आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरह जो अमेरिका गए दावत के ऊपर, जो अब आज तक बात की जाती है कि लंच पे बुलाया था, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि वो लंच करवाया भी था या नहीं, इसलिए कि कब किया कोई तस्वीर नहीं है, ना खानों की, ना खुद की, ना टेबल की, कहीं की तो फोटो होनी चाहिए थी ना सर। मुझे तो डाउट है कि कुछ खिलाया भी है, लगता है सिर्फ बुलाया और बातें सुना के बाहर निकाल दिया तो पेट उसी से भर गया।
कि जाकर ये करना, ईरान को कंट्रोल करना है, तुमने ये करना है, वो करना है। तो सर मैंने तो एक सिंगल फोटो नहीं देखी जिसमें कि फील्ड मार्शल साहब खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान शदीद खतरात में घिरा हुआ है और ये तमाम के तमाम खतरात सिर्फ जनरल आसिम मुनीर और उसके रुफ़क़ा-ए-कार की वजह से। मैं बताता चला रहा हूं कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, इसकी सालमियत खतरे में है, इसकी वहदत खतरे में है। आपने सुन लिया होगा, लेकिन मैं इस खबर के आपको बातन में ले जाऊंगा। आपको याद है कि एक दफा जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि ये 10,000-1500 लोग हमसे बलूचिस्तान छीन के ले जाएंगे, और फिर मोहसिन नकवी का आपको ये बयान भी अच्छी तरह याद है कि उसने कहा था कि ये तो एक एसएचओ की मार है। आज क्या हुआ है नाज़रीन इकराम, बलूचिस्तान जल रहा है। पहले आप जहन में रखिए कि बलूचिस्तान का मसला सियासी है, ये इंतजामी मसला नहीं है। आज जो कुछ ये कह रहे हैं 1971 की इको है, बाज गश्त है। नाज़रीन इकराम, मैं इन कानों से सुनता रहा हूं कि आज जो कुछ बलोचों के बारे में कहा जा रहा है, फौज का बयानिया 1971 में बांग्लादेशियों के बारे में, हमारे बंगाली भाइयों के बारे में, मशरकी पाकिस्तान के बासियों के बारे में, यही लबो लहजा था, यही जुमले थे और यही बयानिया था। उस लबो लहजे ने, उस बयानिए ने क्या किया, पाकिस्तान को दो लख्त करके रख दिया। हमारा मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये हुआ कैसे? नाज़रीन इकराम, इलेक्शन जीत गया शेख मुजीबुर रहमान। ये मगरबी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जिसे पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है और है भी, इसने इक्तदार मुंतकिल करने से उसी तरह इनकार कर दिया जिस तरह इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से जीता हुआ है। उसे इक्तदार मुंतकिल करने की बजाय उसकी पार्टी को उसे बगैर किसी मुकदमे के बंदूक के जोर पर जेल के अंदर ठोंस रखा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस वक्त अगले दिन पाकिस्तान ने टूटना था, हमारी 93,000 फौज ने सरेंडर करना था। इंसानी तारीख के सबसे बड़े फौजी हजूम सरेंडर करना था ढाका की पल्टन ग्राउंड के अंदर। एक रात पहले ये हमें तराने सुना रहे थे कि साढ़े सिर्फ बताली शेरा 540 मारे ने जी, और ये कह रहे थे कि ये बागी है, हमारे इतने शहीद हो गए, इतने हमने वासले जहन्नुम कर दिए। ये शहादतों के सर्टिफिकेट की तकसीम का सिलसिला कोई आज नहीं, ये नाज़रीन कराम एक चूरन है फौज का। जब का ये पाकिस्तान वजूद में आया है, मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तान वजूद ही फौज के लिए आया। क्योंकि अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं कि फौज किस तरह चाट रही है खजाने को, पूरे जीडीपी को, पूरे पाकिस्तान को, तमाम कारोबार समेट लिए हैं फौज ने। सारा लॉजिस्टिक इनके पास, सारे टोल प्लाजे इनके पास। पूरे पाकिस्तान को डीएचए बनाकर रख दिया है। अरबों रुपया लूट कर ये अपनी नस्लों के लिए बाहर फ्लैट्स खरीद रहे हैं और जजीरे खरीद रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि एक जनरल साहब जिसके कागजात भी मेरे पास पहुंचे हुए हैं, वो कागजात मैं आपको देता हूं। 8 फ्लैट मैनचेस्टर में खरीदे गए।